नमस्कार। कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। शुक्रवार का दिन होने के कारण दोनों सदनों में विधायी कामकाज के साथ गैर सरकारी सदस्यों की ओर से विधेयक पेश किए गए। अगले आधा घंटे में देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2025 लोकसभा से पारित। पान मसाला उत्पादों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना उद्देश्य। देश में रेल दुर्घटनाओं में आई 90% की कमी। रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय पर काम कर रही है सरकार। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जवाब। स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच दुर्घटनाओं को रोकने में कार्य। केंद्र की ओर से स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए दी गई राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का लोकसभा में जवाब। राज्यों ने 64,000 करोड़ रुपए में से केवल 30,000 करोड़ रुपए ही किए खर्च। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, संसदीय समिति के प्रतिवेदन रखे जाने के साथ शुरू हुई। सदन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज रखे गए। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। सदन में संसदीय कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of each in English and Hindi of the 12th, 13th and 14th action taken reports of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. सदन में रबर बोर्ड के लिए राज्यसभा से एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनि मत से मंजूर कर लिया गया। श्री जितेंद्र प्रसाद जी टू मूव ए मोशन फॉर इलेक्शन ऑफ वन मेंबर टू बी ए मेंबर ऑफ द रबर बोर्ड। Respected sir, with your kind permission, I move that in pursuance of clause E of subsection 3 of section 4 of the Rubber Act 1947, read with the sub-rule of Rule 4 of Rubber's Rules 1955, this House do proceed to elect, in such manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the Rubber Board for the period not exceeding 3 years till he or she ceases to be a member of the House, whichever is earlier. Motion is moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सोमवार 8 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया। Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 8th December of 2025 will consist of, number 1, discussion on the 150th anniversary of national song Vande Mataram. Number 2, consideration and return of the Health Security Say National Security Chess Bill 2025 after it is passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and return of the Appropriation Bill number 4 2025 after it is introduced and considered and passed by Lok Sabha. शून्यकाल शुरू होने से पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को नियम 267 के तहत मिले नोटिसों को अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी। Despite clear the categorical rule on the mandate of Rule 267, some notices have still been submitted by the members. It was abundantly clarified that the notices not meeting the requirement of the Rule 267 will not be taken into consideration. देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों को रद्द होने का मामला आज राज्यसभा में उठा। इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस मसले पर नागरिक उड्डयन मंत्री से उनकी बात हुई है। सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है, वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है
कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने सभापति की अनुमति से जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इसमें किसानों, रेलवे, शिक्षा, गिग वर्कर के मुद्दे शामिल थे। देश भर में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी स्टॉक केयर सेंटर्स स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीवन संघर्ष पर चिंता और प्रभावी शमन उपायों की आवश्यकता बताई गई। बीजेपी सांसद सुजीत कुमार ने एनसीईआरटी की पुस्तकों, अन्य पाठ्य पुस्तकों और आधिकारिक दस्तावेजों में ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरलों के लिए लॉर्ड उपाधियों के प्रयोग को बंद करने की मांग की। Sir, we all know that historically British viceroys and governor generals were referred as Lord. Sir, during the British rule, the British colonial rulers used and abused the power to give titles for their imperialistic designs and to promote this false narrative of racial superiority. Sir, this was a title given by the British to the British for the British needs. But sir, why should we continue to place them on a demigod-like pedestal by calling them Lord? Particularly when many of them have committed such horrendous and barbaric crimes against us. It is rather sad and unfortunate, sir, that after 75 years of independence, we continue to do so. And when our own freedom fighters are not referred to with such reverence. Sir, a vibrant democracy like ours, which also is the largest and the oldest democracy on earth, should not, sir, continue this practice. सांसद रायगा कृष्णैया ने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। There is need to enlarge the adaptive capacity, quality of higher education system so that more responsive to the changing world of the work and meet the diversified needs of the economy, both domestic and global. For that purpose, diversification of Indian higher education and training system has to be pursued in goal. This can be achieved by having proper mix and public and private, formal and informal, non-formal institutions. In this view, therefore, we urgent attention review the main respect related to the quantity concerned higher education. सांसद सुधा मूर्ति ने सोशल मीडिया पर बच्चों के कमर्शियल यूज को विनियमित करने की आवश्यकता बताई। Then a fantastic work. You're regulating in the advertisement, children working or acting in film, all those things they have taken care and there are strict laws implemented. Whereas when it comes to social media, it is not done. And this is going to cause a great problem in future for our children, and it should be told to their parents also. There should be a restriction, there should be a way to use. Certain methodologies should not be used. Children cannot use certain kind of dress and dance or certain kind of dress, for the advertisement, because this is not the way how we can bring up next generation of our children. केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसानों के हित में मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया है। पहले मैं सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अभी वो दुर्भाग्य की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना, ये तीनों काम किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये याद दिलाना चाहता हूं, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। और तब जब इनकी यूपीए की सरकार थी, ये कैबिनेट नोट मेरे पास है, इस सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया था और ये कहा कि एमएसपी की सिफारिश सीएसपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु कर मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया
कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, हमने केवल एमएसपी तय नहीं की, यूपीए की सरकार, वो 13-14 की बात कर रहा हूं, 4-5 की बात नहीं कर रहा हूं, 13-14 में जितनी एमएसपी देती थी उससे दुगनी एमएसपी घोषित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। खरीफ रबी फसलों की खरीद में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने जिसने तय किया है, सारी दलहन, तुअर, मसूर, उड़द 100% जितना किसान पैदा करेगा, हमारी सरकार खरीदने का काम करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में रेल दुर्घटनाओं में 90% की कमी आई है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं के मूल कारणों पर काम कर रही है और इनकी रोकथाम के लिए उपाय भी हो रहे हैं। इन 11 वर्षों में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें इतना फोकस दिया गया है सेफ्टी पे, और सेफ्टी पे जिस तरह से फोकस दे के सिस्टमेटिक तरीके से काम करके हर एक जो भी एसेट फेलियर होता था या जो भी कारण होता था, उस कारण में एक साइंटिफिक तरीके से रूट कॉज एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस पे बहुत सारी नई प्रैक्टिसेस स्टार्ट की गई है। इन प्रैक्टिसेस का रिजल्ट भी बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छा आया है। माननीय सभापति महोदय, इन सब बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के कारण जो करीब आज 25,000 ट्रेन्स डेली चलती है इस पूरे रेलवे नेटवर्क पे, और इसमें एसेट फेलियर्स रिड्यूस होके मात्र 2% से कम रह गए हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है ओवर द पास्ट। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं। और इसमें और भी फोकस है किस तरह से एक पॉइंट पे मेहनत करके उसका रूट कॉज निकाल के उसमें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट कर किस तरह से उसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करें। माननीय सांसद महोदय ने पंक्चुअलिटी की भी बात की। पंक्चुअलिटी में माननीय सभापति महोदय, ओवरऑल पंक्चुअलिटी रेलवे सिस्टम की आज 80% टच कर गई है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। दूसरे प्रश्न में जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि भारत का स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा कवच दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। That kavach is a very complex system which has 5 major subsystems. First subsystem is installing a complete optical fiber cable along the railway tracks. Second subsystem is installing the telecom towers all along the railway tracks at a certain distance defined by the availability of the radio signals. The subsystem 3 is installing Kavach data center, which is an edge data center at every intermediate station. The subsystem 4 is the track Kavach system, which is installed every few hundred meters along the track, on the track actually. And the fifth and final thing is the Kavach device, which is installed on the locomotive or on the train. This is a very complex system. It has to be designed for each and every section of the train, Honorable Chairman Sir, and our team is working day and night to make sure that this thing, which should have been installed in the 1990s or in the 1980s, that work is now being done from 2014 onward. संसद में शुक्रवार का दिन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प का होता है। राज्यसभा में आज विभिन्न गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए।
वहीं सांसद डॉक्टर फौजिया खान की ओर से 7 फरवरी 2025 को पेश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन से जुड़ा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा हुई। बुलेटिन में अब बात करेंगे लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में एनीमिया से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टोरल इशू है। इसमें बहुत सारे सरकार के विभाग और मंत्रालय मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी काम करता है। जहाँ तक आंगनवाड़ियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि यह हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि अब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो हमने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है, 1,78,000 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। वहाँ पे हम 12 सर्विसेज का पैकेज आज देश की आम जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली ज़रूरी बात तो ये है कि बहुत सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय कि अनीमिया को लेकर जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमने 6 बेनिफिशियरी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिसमें 6 साल से कम के बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बच्चे हैं, 10 से 19 साल के बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। और इनको हम IFA टैबलेट्स और IFA सिरप बच्चों को देकर एनीमिया को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयास जो होते हैं ये हमारे NHM के तहत संचालित किए जाते हैं। NHM का प्रस्ताव हमें राज्य सरकारें अपनी PIP के माध्यम से भेजती हैं और इसमें किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो आदिवासी इलाके का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो। हमारा जो कैटेगरी है वो बच्चों का एज ग्रुप है। हर बच्चे के अंदर एनीमिया मुक्त के हम प्रयास कर रहे हैं और अब हमने डिजिटल इंटरवेंशंस के माध्यम से लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस की है, यानी कि एक एक बच्चे की हम डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस इलाके का कौन सा बच्चा किस एज ग्रुप का, उसकी एनीमिया का स्टेटस क्या है। और हम निरंतर अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, अपने आशास की, फील्ड लेवल हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं। एक एक बच्चे और माता को मॉनिटर करके उन तक हम एनीमिया के टैबलेट और दवाइयाँ पहुँचाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए दी गई धनराशि का राज्यों में पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान को देने का काम प्रदेश सरकार का है, उसको पूरा करने का काम हमारा है। जो इन्होंने मांगा है उसको हमने दिया है। जो इनके बारे में ये बात कर रही है, जिस प्रदेश की बात कर रही है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर जो हमने फंड दिया है उसका यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2017 में हमने कहा था कि 2.5% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ, और उसको जो उसमें से अभी हम 1.2 से 1.9% पहुँचे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। 64,000 crores have been allocated for infrastructure. अभी तक
30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं। तो यह हमको समझना पड़ेगा कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होना है वो खर्च किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सदन में कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के मामले में पिछले कुछ सालों में अच्छी प्रगति हुई है। 2022-23 के SRS के आंकड़ों के अनुसार इनमें 52 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास जो ये डाटा जिसको माननीय मंत्री जी ने रखा है SRS का 2023 का डाटा है और 2023 के डेटा के अनुसार 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है सेक्स रेशियो में। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि 300 सेंटर बंद हुए, एबॉर्शन सेंटर बंद हुए, ये कहाँ का प्रमाण है? जरा ये मुझे आप कागज पर लिख करके दे दीजिए। यू गिव मी इन राइटिंग, डोंट क्रिटिसाइज, यू गिव मी इन राइटिंग, आई विल एग्जामिन इट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमिसेस इंस्पेक्टेड 44,263 इन हरियाणा। बैठ जाइए 44,263 इंस्पेक्टेड, registration suspended and cancelled 1,111, sorry, machine sealed and seized 1,037। तो ये हमने प्रोएक्टिव होकर के ये काम किया है जिसके कारण ये नतीजे आए हैं। दूसरी बात कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हर एक की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वो वीकली इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन भी करें और इसको देखें भी। हाँ, हमारे यहाँ समाज में ये ट्रेंड है, उसके लिए हम IC मटेरियल्स के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। समाज की सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है। समाज और सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है, पर सरकार तत्पर है और सरकार एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। इस कारण से 52 पॉइंट्स की कमी आई है, वृद्धि हुई है। उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर GST ढांचे के प्रभाव से संबंधित प्रश्न का केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता और किसानों के फायदे के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है जो हम GST नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को ला पाए हैं और GST नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के कारण जो 22 सितंबर को लागू हुआ, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइज़र का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है और GST माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, वो 12% से घट करके 5% हो गया है। एग्रीकल्चर की मशीनरी, ट्रैक्टर और एक्सेसरी, इसमें 18 और 12% से घट करके 5% हो गया है। इसका लाभ ये हुआ है कि GST का रॉ मटेरियल्स के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, ITC क्रेडिट्स है, एक्यूमुलेशन है, वो इम्प्रूव कर गया है, कैश फ्लो इम्प्रूव कर गया है और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है, ये उसका फायदा है। जो हमारे सदस्य ने पूछा, माइक्रो न्यूट्रिएंट GST रिड्यूस में पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ और शुगर केन में 199 प्रति एकड़, पोटैटो में 446 एकड़ प्रति एकड़ और वीट में 146 एकड़ प्रति एकड़। इतने का फर्क पड़ा है किसान को। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है
वो 41,000 रुपए का उसको लाभ मिल रहा है। 45 हॉर्स पावर वाला जो है उसमें 45,000 मिल रहा है, और जो 50 हॉर्स पावर का है उसमें 63,000 मिल रहा है। ये जो 9 लाख ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,060-600 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। लोकसभा में डीएमके सदस्यों की ओर से अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई और कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। अन्य सदस्यगण, ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है और जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उसमें सरकार का कोई विषय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय का विषय है। दिस मैटर इज अंडर सब जुडिस। प्लीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करें। आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। ये सरकार न राज्य सरकार का विषय है न केंद्र सरकार का विषय है, ये अदालत के आदेश का विषय है जिसको पालन करना सबके लिए, न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी सीट बजा रहें। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में शून्यकाल की कार्यवाही से पहले सदन के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, समिति के प्रतिवेदन और मंत्री के वक्तव्य रखे गए। इसके बाद शून्यकाल के दौरान डीएमके के टीआर बालू ने कार्ती गई दीपम से जुड़ा मामला उठाते हुए न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया। This is absolutely wrong on the part of Honorable Member Baluji. You make a point. You make a point. Honorable Chair has given you opportunity to speak. How can you cast aspersion on the judge of a high court? लोकसभा ने पान मसाला पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। चर्चा के बाद सदन ने विभिन्न संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनि मत से स्वीकृति दी। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा जिनके माध्यम से पान मसालों निर्माण या उत्पादन किया जाता है। इससे मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। इस विधेयक का माल एवं सेवा कर की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पान मसाला के उपभोग पर 40% की जीएसटी बरकरार रहेगी। CAG report 2015, the report came out in 15, but it pertains to the year 2013. Army's ammunition reserves were at a crisis level. Against the official requirement of stocking 40 days of war reserves, 125 of 170 ammunition types fell below the 20 days supply. Shockingly, half of all the ammunition types had stocks for less than 10 days of intensive warfare as of March 2013, sir. So that's the level into which our armed forces were depleted of their resources. We can't afford that. And therefore, we want to have consistent, regular, steady flow of income so that we are able to give that to defense purposes. Utilization from the Consolidated Fund of India is subject to the highest level of oversight under the Constitution, through the Parliament, through the CAG, through the PAC, through the estimates, through the internal audits. So nothing escapes from this Parliament when question of the cess happens. So I want members to be assured on that. There shouldn't be any doubts in the minds of any member about, oh, this is a cess, it's a private domain of the government. No way. It's a complete domain of the Parliament, and I'm answerable here to pass it, get one rate, and within that, notify it. सदन दिन भर में इतना ही।
मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।